हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास को हम एक नई सीरीज आज की क्लास में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, क्रैश कोर्स है। ये क्रैश कोर्स उन सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जो अपनी नोट से डीएसएसबी और ईएसआईसी आरएमएल हॉस्पिटल की तैयारी को फाइन बनाना चाहते हैं, साथ के साथ जो लास्ट मोमेंट में है अपनी तैयारी के और अपनी उस तैयारी को और अच्छे से निखारना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मेडिको नर्सिंग क्लासेस चैनल पे अब क्रैश कोर्स की क्लासें हैं वो लगातार चलती रहेंगी, साथ के साथ एमसीक्यू सीरीज भी हमारी कंटिन्यूएशन के अंदर रहेगी। इस क्रैश कोर्स के दौरान हम क्या करेंगे, हम सारे सब्जेक्ट जो भी नर्सिंग सब्जेक्ट से इंक्लूडेड हैं या जो भी नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है उन सारे सब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा कंसाइज वे में स्टडी करेंगे। हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल के साथ जो टॉपिक्स यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियसली उनसे रिलेटेड कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। उन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल से अच्छे से कवर करेंगे। बाकी हम पूरे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे ताकि हमारी जो तैयारी है वो एक अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, अच्छे से हम हमारे टेस्ट के अंदर परफॉर्म कर पाएँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का। आज नर्सिंग के जो क्रैश कोर्स हमारे क्रैश कोर्स है वो एम्स नोटसेट के लिए, डीएसएसबी और ईएसआईसी के लिए जो क्रैश कोर्स है उसकी पहली क्लास का हम फायदा उठाते हैं। आज की क्लास के अंदर हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रकार से नर्सिंग की शुरुआत हुई है, नर्सिंग के अंदर कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग। ठीक है, क्या बात करेंगे अपन? बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कि नर्सिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। मतलब ओवरऑल में अगर आपसे बात करूं तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ नर्सिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, पहला हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, यहाँ हम बात कर लें फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को डिटेल के साथ शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? मेटा पैराडिगम्स ऑफ नर्सिंग। कि नर्सिंग के अंदर जो मेटा पैराडिगम्स है वो क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेटा पैराडिगम्स होते हैं जिनके जो नर्सिंग को कंसाइज करते हैं, जो नर्सिंग को एक होलिस्टिक अप्रोच बनाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मेटा पैराडिगम्स का मतलब क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटा पैराडिगम्स का नर्सिंग के अंदर क्या मतलब होता है वो मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। मेटा पैराडिगम्स का मतलब होता है होलिस्टिक अप्रोच, टू केयर। कि एक जब भी हम किसी पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं, जब भी हम किसी इंडिविजुअल पेशेंट की केयर करने जा रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, हमें होलिस्टिक अप्रोच का ध्यान रखना है। होलिस्टिक अप्रोच है या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बोल सकते हो आप इसको। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मेटा पैराडिगम्स ऑफ नर्सिंग का मीनिंग होता है कि जो नर्सिंग के अंदर जो भी पेशेंट को, नर्सिंग का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड केयर टू नीडीज, या जो भी हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत है उन सबको हम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, उससे वो है हमारी नर्सिंग। ठीक है, अब मेटा पैराडिगम्स का मतलब हो गया हमें क्या करना है, जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है, होलिस्टिक अप्रोच का हमें यूज करना है। होलिस्टिक अप्रोच का यूज करना है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच का हमें यूज करना है। तो होलिस्टिक अप्रोच है, उसके अंदर चार छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट दिए हुए, चार कॉन्सेप्ट दिए हुए। तो होलिस्टिक या मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग के अंदर चार पॉइंट या चार कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं ये चारों, क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मेटा पैराडिगम्स। कंपोनेंट ऑफ मेटा पैराडिगम्स। कंपोनेंट ऑफ मेटा पैराडिगम। अब मेटा पैराडिगम्स के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वन कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट वन जो कंपोनेंट है उसकी बात करें तो फर्स्ट वन कंपोनेंट होता है नर्सिंग, सेकंड कंपोनेंट होता है आपका पेशेंट, थर्ड कंपोनेंट होता है आपका एनवायरनमेंट और फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा हेल्थ। ठीक है, ये हमारे मेटा पैराडिगम्स ऑफ नर्सिंग है।
ठीक है। मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग के अंदर जो कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो 4 कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से? नर्सिंग है, पेशेंट है, एनवायरनमेंट और हेल्थ है। अब हमें क्या करना है? मेटा पैराडिगम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि होलिस्टिक अप्रोच या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का आपको क्या करना है? यूज करना है। कब? जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो। अब उसके कंपोनेंट्स की बात करें कि ये कंपोनेंट्स किस प्रकार से हमारी मदद करेंगे जब पेशेंट को हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन कंपोनेंट आता है आपका नर्सिंग। नर्सिंग कंपोनेंट की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट वन कंपोनेंट है नर्सिंग की बात करूं, नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग की जब हम बात करें, जब भी हम किसी पेशेंट को होलिस्टिक केयर दे रहे हैं, होलिस्टिक केयर, जब पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें नर्सिंग को क्या करना है? इंक्लूड करना है। नर्सिंग को इंक्लूड करने का मतलब है जो भी केयर होगी, जो भी उस पेशेंट को जो भी पर्टिकुलर हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो केयर क्या होनी चाहिए? बेस्ड ऑन केयर should be based on should be based on should be based on scientific principle, should be based on scientific प्रिंसिपल्स। जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जो भी केयर, जो भी प्रोसीजर हम पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो वो सारे जो भी प्रोसीजर या जो भी केयर प्रोवाइड किए वो सारी की सारी होनी चाहिए साइंटिफिक बेस्ड। साइंटिफिक बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपको अननेसेसरी पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर या कोई भी टेस्ट अब परफॉर्म नहीं करने। तो पहला हो गया हमारा कि नर्सिंग को हमें इंक्लूड करके रखना है, मतलब कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स का हमें क्या करना है? कंप्लीट यूज करना है। आगे मैं बताऊंगा कोड ऑफ इथिक्स क्या होते हैं, कहाँ से ये आए। ठीक है, कोड ऑफ इथिक्स का हमें कंप्लीट यूज करते हुए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट की तरफ। तो दूसरे कंपोनेंट की तरफ अगर मैं बात करूं आपसे, दूसरे कंपोनेंट की, दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या कहता है? दूसरा कंपोनेंट हमारा ये कहता है, ठीक है, पहला हो गया नर्सिंग। तो नर्सिंग के बारे में मैंने बता दिया कि भाई होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे रहे हैं, तो हमें नर्सिंग के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के इंक्लूड करते हुए हमें क्या करना है? केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, दूसरा है पेशेंट। जब भी हम पेशेंट के लिए केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जब भी हम पेशेंट के लिए केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट के लिए केयर प्लान कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है? पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स है, उन सबको हमें क्या करना है? पेशेंट के रिलीजन है, मतलब इन्वॉल्व द पेशेंट इन हिज केयर, कि पेशेंट को ही उसकी केयर के अंदर क्या कर लेंगे? हम इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूडिंग पेशेंट फैमिली, पेशेंट की फैमिली को हमें इंक्लूड करना है, पेशेंट का रिलीजन, मतलब रिलीजन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको प्रोटीन डाइट देनी है किसी पेशेंट को और आप पेशेंट को ले जाकर के नॉनवेज सर्व कर देते हो, और पेशेंट है वो है क्या है? हिंदू पेशेंट है, या फिर एक वेजिटेरियन पेशेंट है, एक वेजिटेरियन पेशेंट है, हिंदू फैमिली है, वो बहुत कम नॉनवेज का यूज़ करती हैं। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगी। पेशेंट है वो उस चीज़ को कंज्यूम नहीं करेगा, इवन वो गुस्सा ज़्यादा करने के चांसेस हो जाते हैं। तो पेशेंट के रिलीजन को, पेशेंट के कल्चर को हमें ध्यान रखना है, पेशेंट के कल्चर को भी हमें ध्यान रखना है। जब भी आप पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो हमें पेशेंट के कल्चर को भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने अभी इंक्लूड की है, पेशेंट की फैमिली मेम्बर है, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, तो ऐसा करना है। जब भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, केयर प्लान कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट? हमें क्या करना है? जब भी हम पेशेंट के लिए केयर प्लान कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मेटा पैराडिगम्स ऑफ द नर्सिंग, जब भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी पेशेंट है हमारा, जिस पेशेंट को हमने केयर प्रोवाइड करनी है, उस पेशेंट को हमें क्या करना है? उसको उसकी खुद की केयर के अंदर इन्वॉल्व करना है। मतलब पेशेंट्स के लाइक एंड डिसलाइक्स के बारे में हमें बात करनी है कि भैया आपको क्या पसंद है, खाने में क्या चाहिए, ताकि हम पेशेंट को वो प्रोवाइड करवाएंगे जिससे पेशेंट है वो खुश भी रहे, साथ के साथ वो क्या कर पाए? अपनी बेहतर इलाज भी कर पाए। ठीक है, साथ के अब नेक्स्ट हम फैमिली को इंक्लूड कर लेंगे। फैमिली को इंक्लूड कर लेंगे तो पेशेंट की जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, ठीक है, फैमिली से सेपरेट होने की, ये सारी एंजाइटीज कम हो जाती हैं। पेशेंट के रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी और कम्युनिटी को हम इंक्लूड करके रखेंगे तो उससे क्या होगा? पेशेंट है काफ़ी अच्छा फील करेगा, साथ के साथ वो हमें सपोर्ट करेगा उसका ट्रीटमेंट करने में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है थर्ड मेटा पैराडिगम्स की बात करते हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स में अगर बात करूं
अगर एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं आपसे कि एनवायरनमेंट है वो नर्सिंग के अंदर या मेटा पैराडिगम्स ऑफ नर्सिंग के अंदर कैसे इंक्लूड है, कंपोनेंट है, तो एनवायरनमेंट की बात करें तो जब भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेशेंट के लिए हमें क्या करना है, एक हेल्थी एनवायरनमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए, हेल्थी एनवायरनमेंट। हेल्थी एनवायरनमेंट होना चाहिए पेशेंट का, ठीक है। नॉट टू बी स्ट्रेसफुल, नॉट टू बी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। पेशेंट के लिए कभी भी एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। साथ के साथ फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, फ्री फ्रॉम जो भी डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन सबसे उस पेशेंट का एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। कूल एंड काम एनवायरनमेंट होना चाहिए। कूल एंड काम एनवायरनमेंट होना चाहिए जब भी हम पेशेंट के साथ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें तो उसके एनवायरनमेंट का भी हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो हेल्थी एनवायरनमेंट रखना है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पैथोजेंस नहीं होनी चाहिए, कूल एंड काम एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी केयर से रिलेटेड, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट है वो भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एक पेशेंट की केयर के अंदर, पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार से हमें एनवायरनमेंट को भी क्या करना है, इंक्लूड करके रखना है कि जब भी हम पेशेंट की केयर प्रोवाइड करेंगे तो हम पेशेंट को भी इंक्लूड करेंगे, साथ के साथ उसकी फैमिली को, उसके एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। जब भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे तो नर्सिंग के मतलब कोड ऑफ एथिक्स के साथ हम अडेयर रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे, बिना को मतलब कोड ऑफ एथिक्स के अलावा हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो नर्सिंग के फील्ड में नहीं आता हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोर्थ वन कंपोनेंट की बात करते हैं, हेल्थ। तो हेल्थ है, अब पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करनी है तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, टू प्रिवेंशन, टू प्रमोट, टू प्रिवेंट डिजीज एंड टू प्रमोट हेल्थ। हेल्थ को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, डिजीज को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मीनिंग यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होगा कि रिहेबिलिटेशन का मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए पेशेंट के अंदर ऐसी कोई परमानेंट डिसेबिलिटीज हो गई है तो हमें पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। उसे रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है, ठीक है, प्री डिजीज कंडीशन, प्री डिजीज स्टेट, डिजीज होने से पहले पेशेंट जैसा था ना उसी स्टेज में उसे हमें लेकर के जाना हो सकता है जहां तक पॉसिबल हो, एज मच एज पॉसिबल, मच एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर क्या करना है, ठीक है, पेशेंट को हमें क्या करना है, प्री डिजीज स्टेटस के अंदर, प्री डिजीज स्टेज के अंदर हमें लेकर के जाना होता है। उसकी हेल्थ को हमें प्रमोट करना है, प्रिवेंट करना है, रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर, हमें पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ठीक है, क्यूरेटिव, प्रमोटिव, रिहेबिलिटेटिव, ठीक है, और ये सारी की सारी हमें हेल्थ सर्विसेज पेशेंट को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेटा पैराडिगम्स ऑफ द नर्सिंग है वो क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपसे सवाल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, कोई भी जो एग्जामिनर होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट आर द मेटा पैराडिगम्स ऑफ नर्सिंग, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 5वां कर देगा ऑल ऑफ दीज, या फिर 4 ऐसे अलग अलग ऑप्शन देगा, इन चारों के अंदर से कोई भी एक ऑप्शन उठा के दे देगा, बोल देगा कि मेटा पैराडिगम्स ऑफ द नर्सिंग है वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है जब भी आप नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के टेस्ट के अंदर बैठोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सिंग इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर नर्सिंग है वो कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे, कब, क्या 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 हुआ, वो सारा हमें देखना है, ठीक है। नर्सिंग इन इंडिया की बात करें स्टूडेंट, तो नर्सिंग इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं 1908, ठीक है, 1908 1908 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई,
सीधा आपको डेट पूछी जा सकती है, ईयर पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है वो आया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1908 के अंदर TNAI को एस्टेब्लिश कर दिया गया था, ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन, ट्रेड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश बना दिया गया था, जो क्या करता है, नर्सिंग की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी एजुकेशन है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखता है। साथ के साथ नर्सेज के साथ कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा होता है तो उसको ये क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1871 के अंदर सबसे पहले स्कूल ऑफ नर्सिंग, सबसे पहले क्या बना था 1871 के अंदर, स्कूल ऑफ नर्सिंग। कहाँ बना, चेन्नई के अंदर बना। तो याद रखने की बात यही है स्टूडेंट, चेन्नई के अंदर बना। क्या बना, स्कूल ऑफ नर्सिंग कब बना, 1871, ठीक है। मतलब सबसे पहले GNM कोर्स कहाँ शुरू हुआ था, चेन्नई के अंदर। इंडिया के अंदर चेन्नई में सबसे पहले GNM कोर्स शुरू हुआ था, जहाँ पे स्कूल ऑफ नर्सिंग है वो एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1971 के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1926 के अंदर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो एस्टेब्लिश किया गया था तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। 1926 में कब किया गया था, 1926 में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल कहाँ हुआ, तमिलनाडु के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पहला आ सकता है, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल किस स्टेट में एस्टेब्लिश हुआ इंडिया के अंदर, कब हुआ, ठीक है। और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन काउंसिल है वो कब एस्टेब्लिश किया गया, ये सारे दोनों डेट और जो जगह हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आपको देखने में बहुत ईजी लग रहे होंगे, लेकिन इनको रिमेंबर रखना है और एग्जाम में अच्छे से हमें परफॉर्म करना है। कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, हमारी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही क्रैश कोर्स इसी पर्पज से शुरू किया गया कि आपकी नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज किया जा सके और पॉजिटिव मार्किंग को बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आपको सीधे की पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको आपकी तैयारी को इवालुएट भी करेंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी को और बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1946 के अंदर। 1946 के अंदर स्टूडेंट्स क्या हुआ था, 1946 की बात करें तो BSc नर्सिंग कोर्स वो स्टार्ट हो गया था। कहाँ हुआ था, सबसे पहले BSc नर्सिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया गया था। अब BSc नर्सिंग कोर्स कहाँ स्टार्ट किया गया था, कॉलेज ऑफ दिल्ली एंड वेल्योर। दिल्ली और वेल्योर, तब वेल्योर ये है वहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर वेल्योर है, वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया था। सबसे पहला BSc नर्सिंग कॉलेज कब आया, 1946 के अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 1946 से रिलेटेड एक चीज़ और बताता हूँ आपको। 1946 के अंदर सबसे पहले बोर कमेटी आई थी, बोर कमेटी आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। बोर कमेटी 1946 के अंदर आ गई थी। तो ये चीज़ें होती है एसोसिएटिव स्टडी, ऐसे आपको याद रखना है कि कौन से सन के अंदर क्या हुआ था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर 1947, 31 दिसंबर 1947, मतलब 1947 के अंदर क्या कर दिया गया था, INC है वो पास हो गया था कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो बनाना है, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो बनाना है, लेकिन INC फोर्स में कब आया, INC बना कब एग्जैक्टली, जो INC है वो कब बन के आया, INC बन के आया 1948 के अंदर। 1948 के अंदर INC बना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो सबसे पहले बना है यहाँ पे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो बना और फोर्स आ गया था। इंडियन नर्सिंग काउंसिल क्या करता है, नर्सिंग एजुकेशन के स्टेटस को इंप्रूव करता है। नर्सिंग एजुकेशन, ये नर्सिंग एजुकेशन को कंट्रोल करता है कि जो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सब के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी नर्सिंग कॉलेजेस बननी है, कितनी बननी है, कॉलेज के जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो एस्टेब्लिश करती है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो कब बना, 1948 के अंदर। 1947 में सिर्फ एक बिल पास हुआ था कि हाँ ऐसा कुछ हमें बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 1960 के अंदर 1960 के अंदर 1960 के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, 1960 के अंदर क्या हुआ कि एमएससी नर्सिंग कॉलेज है वो स्टार्ट कर दी गई थी। एमएससी नर्सिंग मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है वो शुरू कर दिया गया था, मास्टर इन नर्सिंग साइंस वो स्टार्ट कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी, वो स्टार्ट करी गई थी RAK कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि दिल्ली के अंदर है। ठीक है, दिल्ली के अंदर है जो कॉलेज, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है, दिल्ली के अंदर ये RAK कॉलेज है। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जिसका पूरा नाम है, दिल्ली के अंदर ये कॉलेज है वो एस्टेब्लिश कर दी गई थी, जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, मास्टर्स या बोल सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन नर्सिंग, जिसके अंदर क्या किया गया था, सबसे पहले नर्सिंग के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन PG डिग्री है वो शुरू कर दी गई थी। लास्ट इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सबसे इस पूरे चैप्टर का अभी तक का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि WHO कब आया, 1940 के अंदर। WHO कब आया स्टूडेंट्स, 1940 के अंदर WHO आया था, कमिंग फोर्स। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी हेल्थ एजेंसियां हैं, हेल्थ सेक्टर, उन सब पे फोकस रखता है, मॉनिटरिंग करता है, हेल्थ स्टेटस के अंदर इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, कहाँ पे पेंडेमिक हो रही है, एंडेमिक हो रही है, एपिडेमिक्स हो रही है, वहाँ पे ये पूरा फोकस रखता है और पूरे वर्ल्ड की हेल्थ स्टेटस पे ये क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, या कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ था उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या नर्सिंग के अंदर डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ऑफ इथिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड ऑफ इथिक्स की। कोड ऑफ इथिक्स, अब स्टूडेंट्स अगर मैं कोड ऑफ इथिक्स की बात करूं तो कोड ऑफ इथिक्स का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ इथिक्स का मतलब होता है कंडक्ट या हाउ टू बिहेव। सबसे इजी वे में बताता हूं, हाउ टू बिहेव, कि कैसे हमें बिहेव करना है जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस समय हमें पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, पेशेंट, प्रैक्टिस, प्रोफेशन, ठीक है, कोवर्कर, सोसाइटी, इनके साथ हमें किस प्रकार से डील करना है वो हमें बताते हैं कोड ऑफ इथिक्स। अब कोड ऑफ इथिक्स क्या करते हैं, साथ के साथ डिसाइड द लिमिटेशन। कोड ऑफ इथिक्स क्या करते हैं, लिमिटेशन भी बताते हैं हमें, लिमिटेशंस ऑफ नर्सिंग। लिमिटेशंस ऑफ नर्सिंग का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब ये है, लिमिटेशन ऑफ नर्सिंग का मतलब है कि आपको कहाँ तक आपकी बाउंड्रीज को डिसाइड करता है। कोड ऑफ इथिक्स क्या करता है, एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज, एस्टेब्लिश बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की, या कोड ऑफ कंडक्ट, ये बताता है हमें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि किस प्रकार से हमें काम करना है, किस प्रकार से लोगों को नर्सिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, कंट्रोल द बिहेवियर, कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जो लोगों का जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए कोड ऑफ इथिक्स है वो दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोड ऑफ इथिक्स क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोड ऑफ इथिक्स है वो किसने दिए थे, ICN ने। कोड ऑफ इथिक्स दिए किसने, ये सवाल है, ठीक है, और इसका जवाब भी देता जा रहा हूँ। ठीक है, कोड ऑफ इथिक्स दिए किसने थे, ICN ने। ICN क्या है, ICN क्या है, देखिएगा स्टूडेंट्स, ICN क्या है, ICN है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज का मतलब है नर्सेज का एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, नर्सिंग के जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। उसने दिए थे कोड ऑफ इथिक्स। कब दिए थे जी, कोड ऑफ इथिक्स कब आए थे, 1973 के अंदर। याद रखने वाली चीज़ें, सारी की सारी याद रखने वाली चीज़ें यहाँ से सीधे
डायरेक्ट देखिए, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि जो कोड ऑफ एथिक्स थे उनको आईसीएन ने, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज ने क्या किया था? रिवाइज किया था। क्या किया था? रिवाइज। कोड ऑफ एथिक्स आर रिवाइज इन द ईयर ऑफ 2012। याद रखने की बात है कि 2012 के अंदर, 2012 के अंदर ही इनको क्या किया गया था? रिवाइज किया गया था। तो कोड ऑफ एथिक्स की बात करें, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स है, किसने दिए थे? आईसीएन ने दिए थे, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज ने दिए थे। कब दिए थे? 1973 के अंदर दिए थे स्टूडेंट्स, ठीक है, 1973 के अंदर दिए गए थे। इनको क्या किया गया? रिवाइज किया गया, रिवाइज किया। अब इनको रिवाइज कब किया गया था? 2012 के अंदर इनको क्या किया गया है? रिवाइज किया गया। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आईसीएन क्या है, ठीक है। इसने कोड ऑफ एथिक्स दिए, तो कोड ऑफ एथिक्स किसने दिए? आईसीएन ने। कब दिए थे? 1973 के अंदर। कोड ऑफ एथिक्स को रिवाइज कब किया गया? 2012 के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स देखते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स होते क्या है, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स की स्टूडेंट्स आप बात करोगे तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हैं हमारे 5 सबसे इंपॉर्टेंट कोड ऑफ एथिक्स हैं। 5 कोड ऑफ एथिक्स कौन कौन से? नर्स एंड पीपल, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स एंड प्रोफेशन, नर्स एंड कोवर्कर्स, नर्स एंड सोसाइटी। ये 5 कोड ऑफ एथिक्स आईसीएन ने दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। पहले कोड ऑफ एथिक्स की बात करता हूँ। पहला कोड ऑफ एथिक्स क्या है? नर्स एंड पीपल। नर्स एंड पीपल का मतलब यहाँ पे हो गया कि नर्स की एक लोगों के प्रति, लोगों के प्रति मतलब ये है कि जो कम्युनिटी के जो लोग हैं जो बीमार नहीं है उनको भी तो हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब जो पीपल्स हैं उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना, मतलब हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, फॉर हेल्थ प्रमोशन, फॉर हेल्थ प्रमोशन। अब नर्स क्या कर सकती है? लोगों को उनकी केयर के अंदर इंक्लूड कर सकती है, साथ के साथ उनको एजुकेट कर सकती है। किस लिए? हेल्थ प्रमोशन के लिए इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। टू डिक्रीज रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीज कॉज, डिजीज, जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं डिजीज के, उन सारे रिस्क फैक्टर्स को दूर करने के लिए लोगों को क्या कर सकती है? नर्स है वो क्या कर सकती है? एजुकेट कर सकती है। तो ये है नर्स का लोगों के प्रति कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्स एंड प्रैक्टिस। नर्स एंड प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है? नर्स जब भी नर्सिंग को प्रैक्टिस कर रही है, नर्स जब भी अपने नर्सिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रही है तो उसे क्या करना है? प्रैक्टिस के साथ क्या मेंटेन रखना है? मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द dignity of nursing profession, maintain the dignity of nursing profession, maintain the dignity of nursing profession। की जब भी कोई बात हो तो नर्सिंग प्रोफेशन की क्या करनी है? डिग्निटी मेंटेन रखनी है। जब भी नर्सिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रही है, चाहे वो कम्युनिटी एरिया में हो, रूरल एरिया के अंदर हो, अर्बन एरिया के अंदर हो, सोसाइटी में हो, कोई फैमिली में प्रैक्टिस कर रहे हो या चाहे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको क्या करना है? आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप नर्सिंग की डिग्निटी को क्या करो? मेंटेन करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्स एंड प्रोफेशन। नर्स एंड प्रोफेशन में तो नर्स क्या करेगी? अपने प्रोफेशन की जो अपने प्रोफेशन की जो रेस्पेक्ट है उसको मेंटेन करवाएगी। प्रैक्टिस के अंदर नर्स है वो लीगल काम करेगी, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। प्रोफेशन के अंदर हमें क्या करना? नर्स एंड प्रोफेशन क्या करना है? नर्स को अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? बहुत सारे जो भी वर्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट करना, एजुकेशन की जो लेवल है, नॉलेज है, उसके अंदर प्रैक्टिस में चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोफेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? प्रोफेशन के साथ इम्प्रूव करनी है। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा नर्स एंड कोवर्कर्स। नर्स एंड कोवर्कर्स का मतलब है जब भी एक नर्स अपने नर्सिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रही है तो वो हमेशा अपने कोवर्कर्स को क्या करेगी? रेस्पेक्ट करेगी, रेस्पेक्ट करेगी। अपने कोवर्कर्स की हमें क्या करनी है? रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। और एक टुगेदरनेस के साथ काम करना है। टुगेदरनेस का यहाँ पे मीनिंग मेरा यही है कि वो क्या करेंगे? एक टीम होकर के काम करेंगे, ना कि अलग अलग अकेले अकेले होकर के काम करेंगे। एज ए टीम वर्क करेंगे तब जाकर के हम पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। नर्स एंड कोवर्कर्स, ठीक है। नर्स अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे से हार्मोनिक रिलेशन मेंटेन करेगी, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। आपको प्रोफेशन को प्रैक्टिस करते समय आपको क्या करना है? अपने
कलीग्स को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो नर्स एंड कोवर्कर्स। नेक्स्ट आता है नर्स एंड सोसाइटी। नर्स एंड सोसाइटी और नर्स एंड पीपल लगभग सेम सा होता है। इसके अंदर क्या करना है, नर्स को क्या करना है, सोसाइटी के अंदर ऐसे हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ प्रमोशन के लिए, रिस्क फैक्टर्स को एलिवेट करने के लिए क्या करना है, ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं ताकि सोसाइटी के अंदर नर्सिंग के प्रोफेशन के बारे में भी अच्छी एक इमेज बने, साथ ही साथ लोगों को एक हेल्थ एजुकेशन मिले ताकि वो अपने हेल्थ स्टेटस को क्या कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं नर्स एंड सोसाइटी के बारे में। नर्स है वो एक अच्छे से सोसाइटी के अंदर अगर परफॉर्म करेगी अपने वर्क को, फंक्शन को, तो उससे क्या होगा, वो सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्रेश कोर्स की फर्स्ट क्लास समझ में आ रही होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। कि नर्स जब कोई काम कर रही है, जब नर्स एक पेशेंट को डील कर रही है, तो उस समय नर्स की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे आप चाहे केयर कर रहे हो, चाहे रिहेबिलिटेशन कर रहे हो, चाहे डिजीज क्योर कर रहे हो, या पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, या रिस्क फैक्टर से एलिवेट कर रहे हो, ठीक है, उन सब में आपकी एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फर्स्ट वन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ। पहली इंपॉर्टेंट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। नर्स जब भी काम करेगी, नर्स जब भी काम कर रही है तो वो क्या करेगी, प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, वर्क फॉर हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब है हेल्थ प्रमोशन ऑफ पेशेंट, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, कम्युनिटी और सोसाइटी। नर्स जब भी नर्सिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रही है तो उसकी पहली फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नर्स को क्या करना है, प्रमोशन करना है। किस चीज़ का, हेल्थ का प्रमोशन करना है। जो भी पेशेंट उसके पास है उस पेशेंट की हेल्थ का क्या करना है, नर्स को प्रमोशन करना है। नर्स क्या करेंगी, प्रमोशन करेगी। और हेल्थ प्रमोशन करके ही नर्स क्या कर सकती है, अपनी सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उनको अच्छी एजुकेशन दे, रिस्क फैक्टर्स को दूर, रिस्क फैक्टर्स के बारे में एजुकेट करे, तब जाकर के नर्स क्या करेगी, हेल्थ प्रमोशन करेगी। नेक्स्ट वन है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। नर्स को हमेशा इलनेस प्रिवेंशन के लिए भी काम करना है। इलनेस प्रिवेंशन का मतलब यहाँ पे यही होगा, एजुकेट अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, एजुकेट अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डिजीजेस। जो भी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में नर्स क्या करेगी, एजुकेट करेगी, ताकि लोग उन रिस्क फैक्टर्स को दूर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट वन अपना रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का मतलब यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ का मेरा मीनिंग यहाँ पे यही है, रिहेबिलिटेशन। रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन है, वो भी आ सकता है। रिस्टोरेशन का मतलब है क्योर द डिजीज। जो भी पर्टिकुलर डिजीज पेशेंट को थी, उस डिजीज को क्या कर देना, क्योर कर देना, क्या हो जाएगा पेशेंट की, और पेशेंट की हेल्थ को वापस पहले, डिजीज होने से पहले किस कंडीशन में था उस कंडीशन में लेकर के जाने का पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है। नर्स का मेन फंक्शन होता है कि रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, पेशेंट की जो रिस्टोरेशन है हेल्थ का, उसका भी रिस्टोरेशन, हेल्थ का भी रिस्टोरेशन करना जरूरी होता है। फोर्थ वन आता है एलिवेटिंग द सफरिंग। एलिवेटिंग द सफरिंग का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि जो सफरिंग है, जिसकी वजह से पेशेंट को परेशानी हो रही है, उसको क्या करना, दूर करना, ठीक है। उसको क्या करना है, नर्स को दूर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को जैसे पेन किलर वगैरह, रिलीव पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी एंजाइटी वगैरह पेशेंट को हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे उसकी हेल्थ कंडीशन उससे रिलेटेड हो, चाहे कोई सर्जरी हो, चाहे कोई प्रोसीजर हो, ठीक है, जिससे भी रिलेटेड पेशेंट जिस चीज़ से भी रिलेटेड पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, दूर करना है। तो ये एक नर्स की सबसे फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिनके हमें क्या करना है, फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करना है, ताकि हम एक नर्सिंग प्रोफेशन को अच्छे से अच्छा और बढ़िया बना पाएँ। क्या क्या फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, प्रमोशन ऑफ हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, लोगों को, जितने भी लोग हैं कम्युनिटी, फैमिली में पेशेंट की फैमिली, पेशेंट या जो भी पीपल्स, जो कॉमन लोग हैं, उन लोगों के हमें क्या करना है, हेल्थ को प्रमोट करना है। कम्युनिटी के अंदर क्या करना है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रिवेंट करने के लिए बोलना है।
रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, लोगों को तरीके बताने कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। रिस्टोरेशन, हेल्थ का रिस्टोरेशन करना है, सफरिंग को कम करना है कि लोग जो दर्द से हो रहा है, जिनको दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड है, उस एंजाइटी को उस हेल्थ सिस्टम के अंदर क्या करना, दूर करना, ताकि पेशेंट है वो अच्छे से अपनी लाइफ को जी सके। ये है एक नर्स की फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नर्सिंग इज ए प्रोफेशन बिकॉज, कि नर्सिंग को प्रोफेशन क्यों कहा जाता है। ये जब भी हम फर्स्ट ईयर के अंदर जाते हैं तो हमें एक सवाल मिलता है, नर्सिंग इज ए प्रोफेशन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और प्रूव, कि ये पूछते हैं कि भाई नर्सिंग एक प्रोफेशन है, किस प्रकार से। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हाँ, नर्सिंग भी एक प्रोफेशन है। ठीक है, नर्सिंग भी क्या है, एक प्रोफेशन है। अब नर्सिंग एक प्रोफेशन है तो वो किस प्रकार से प्रोफेशन है, सबसे पहली बात करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है साइंटिफिक नॉलेज। जब भी आप नर्सिंग की प्रैक्टिस करने आते हो या नर्सिंग की स्टडी करने आते हो, तो जो भी केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो भी केयर है, कोई भी, चाहे हमने प्रोसीजर किया होगा, चाहे हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे होंगे, ठीक है, वो सारे प्रोसीजर्स क्या होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने पेशेंट को लेटरल पोजीशन दी है, लेटरल पोजीशन दी है, तो उसका एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि भाई एस्पिरेशन ना हो जाए। मान लीजिए किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है और वो अनकॉन्शियस है, उसको हमने क्या किया, पेशेंट को हमने लेटरल पोजीशन दे दी, उसकी गर्दन को एक तरफ हमने कर दिया। तो वो क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, पेशेंट के एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है। एस्पिरेशन को, अगर एस्पिरेशन कर जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो ये क्या था, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड हमारी नर्सिंग है। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया नर्सिंग को प्रोफेशन कहने का। दूसरा, कोड ऑफ एथिक्स एंड केयरिंग। अभी अभी हम पढ़ के हैं कि नर्सिंग के अंदर कोड ऑफ एथिक्स है, पीपल, प्रैक्टिस, प्रोफेशन, कोवर्कर और सोसाइटी। ये 5 तरह के कोड ऑफ एथिक्स है जो क्या कर रहे हैं, हमें नर्सिंग के अंदर किस प्रकार से पेशेंट के साथ, कम्युनिटी, सोसाइटी के साथ, कोवर्कर्स के साथ अपने नर्सिंग को कैसे डील करना है, साथ के साथ नर्सिंग के प्रोफेशन को किस प्रकार हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, नहीं करने, उन सब के बारे में हमें कोड ऑफ एथिक्स है वो एक बताता है। साथ के साथ कोड ऑफ एथिक्स हमें बताता है कि बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग क्या है, कि हमें किस दायरे में रहकर के नर्सिंग को प्रैक्टिस करना है। तो कोड ऑफ एथिक्स है नर्सिंग के अंदर, बिल्कुल है साहब, आईसीएन ने दिए हैं। कोड ऑफ एथिक्स 1973 के अंदर रिवाइज किया 2012 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशन। तो नर्सिंग को प्रैक्टिस करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है। चाहे आप जीएनएम करके आओ, चाहे बीएससी नर्सिंग करके आओ। ठीक है, तो नर्सिंग को जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इन दोनों तीनों कोर्सों के अंदर कोई भी आप कोर्स करोगे, तभी जा करके आप नर्सिंग प्रोफेशन में इंक्लूड हो पाओगे। तो डेफिनेट है कि नर्सिंग प्रोफेशन है, उसके अंदर जो भी है ये आपकी एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। थ्योरीज, हाँ बिल्कुल, थ्योरीज यहाँ पर है। हम बात करें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी, जो कि लेडी विथ लैम्प या मदर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है जिनको। ठीक है, तो थ्योरीज है, उनके भी थ्योरीज है। जर्म थ्योरी है, जैसे कि मान लीजिए जो एनवायरनमेंट है वो एक बहुत ही एनवायरमेंटल थ्योरी भी है। ठीक है, ये सारी क्या होती है, एनवायरमेंटल थ्योरीज क्या कहते हैं कि अगर पेशेंट का आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो उसको डिजीज होने के चांसेस कम होंगे। तो एक नर्सिंग का जो प्रिंसिपल है, नर्सिंग का जो प्रोफेशन है, वो बहुत सारी थ्योरीज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज है जो नर्सिंग प्रोफेशन को बनाती हैं और भी स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट वन है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अपना डिसीजन खुद लेना, सेल्फ डिसीजन। सेल्फ डिसीजन, सेल्फ डिसीजन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि जब भी नर्सिंग के अंदर कोई डिसीजन लेना होता है तो नर्स खुद डिसीजन लेती है, पेशेंट के लिए खुद डिसीजन लेती है। आपने सुना होगा नर्स इज ए एडवोकेट, नर्स एज ए एडवोकेट। नर्स क्या है, एक पेशेंट की क्या है, एडवोकेट है, आपने सुना होगा ऐसा। ठीक है, तो ऑटोनॉमी है, नर्सिंग प्रोफेशन के लोग अपने लिए खुद डिसीजन ले सकते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन का खुद का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट में प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम होगा, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, नर्सेज उनकी क्या रहेगी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, कि हाँ इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नर्सेज है। ठीक है, तो ये सारे जो 6 के 6 जो रीजंस दिए हुए हैं, इन्हीं सारे कारणों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ये सारे बहुत ही ठोस सबूत है जिनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ नर्सिंग भी एक क्या है, प्रोफेशन है। आज की क्रेश कोर्स की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रेश कोर्स की क्लास आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।